हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड दास्तान, जहां पर मैं आपसे बात करता हूं सच्ची हॉरर घटनाओं के बारे में। आज फिर से आपके लिए एक नई ऐसी ही स्टोरी लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये 3 लोगों की स्टोरी है। बेसिकली ये 3 कजिन्स हैं, अमित, रोहन और सुरेश। सुरेश इनमें सबसे बड़ा है, इसलिए दोनों उनको सुरेश भैया कह के बुलाते हैं, तो हम भी इस स्टोरी के अंदर उनको सुरेश भैया कह के ही बुलाएंगे। और 2 छोटे कजिन होते हैं, अमित और रोहन। ये तीनों जयपुर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और इनके पास में एक कॉल आता है उनके घर से, जिसमें उनको ये कहा जाता है कि 15 दिन के बाद अपने घर में बिट्टू भैया की शादी है। और जैसे ये बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बिट्टू भैया उनके सबसे फेवरेट कज़न होते हैं। ज़रा आप सोचो दोस्तों, अगर आपके घर में आपके कोई फेवरेट कज़न हो और उनकी शादी हो तो आप कितना ज़्यादा एंजॉय करने का सोचोगे। तो उन तीनों के अंदर भी यही चल रहा होता है कि यार हमको तो एंजॉय करना है, फुल मस्ती करनी है। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है कि अगले ही दिन उनका एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम होता है। तो सुरेश भैया उन दोनों को बोलते कि देखो, अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी हमको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर कल के ही हम शाम की ही ट्रेन की टिकट्स करवा देते हैं और हम पहुंच जाएंगे अपने गांव। और ये जो गांव होता है ये इनके बचपन का गांव होता है, लेकिन वो 10-15 साल से वहां पर गए नहीं होते हैं। तो ये एक्साइटमेंट भी उनके अंदर होता है कि गांव जाएंगे, वहां पर शादी का माहौल होगा, सब लोग आएंगे, कजिन्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, मस्तियाँ करेंगे, फुल धमाल करेंगे। तो वैसा ही होता है दोस्तों। उस नाइट को तीनों मिलकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगले दिन एग्जाम भी बहुत अच्छे से उनका जाता है और शाम की उनकी टिकट्स होती हैं अपने गांव के लिए। तीनों ही कजन्स अपने गांव के लिए ट्रेन में आगे बढ़ जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही उनको रिसीव करने के लिए उनकी एक कजिन नेहा और नेहा का भाई तन्मय वहां पे आते हैं। वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गले लगाते हैं कि अरे वाह, तुम लोग आए गए, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और ऐसा करके फिर वो उनको लेके वापस अपने घर पे आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचते हैं सब लोगों से मिलते हैं, यानी कि उनके नए कजन्स, रिलेटिव्स, बड़े पापा, मम्मी वगैरह सब वहीं पे होते हैं। और उस दिन अमित चाहता था कि मैं मार्केट जाऊं और मार्केट से कुछ सामान अपने लिए लेके आऊं। तो अमित कहता है सुरेश भैया से कि सुरेश भैया, यार अपन घर में बोर हो रहे हैं, काम करते ना, मार्केट चलते हैं और मार्केट जाके कुछ सामान भी खरीद लेंगे, कुछ नई नई तैयारी भी करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। तो सुरेश भैया ने कहा अच्छा आइडिया, एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं। तो वो घर में देखते हैं कि किसी के पास कोई कार या कोई 2 व्हीलर वगैरह हो तो, लेकिन उनको ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली शादियों का माहौल है तो सब बिजी रहते हैं। तो वो कहते चलो अपने पास में ही है मार्केट, गांव से ज़्यादा दूर तो है नहीं, वॉक करते करते भी काम हो जाएगा। अमित, रोहन और सुरेश भैया तीनों निकल पड़ते हैं मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए। अब वो मार्केट पहुंचते हैं, वहां से अच्छे से सामान खरीदते हैं और शाम का टाइम हो जाता है 7 बजे के आसपास, जब उनको वापस रिटर्न आना था। लेकिन दोस्तों, 7 बजे के टाइम पर उसी मार्केट के अंदर उनको मिल जाते हैं बिट्टू भैया। जी हाँ, ग्रूम यानी कि दूल्हे राजा उनको वहां पर मिल जाते हैं। और बिट्टू भैया उनको कहते हैं कि अरे यार, तुम लोग यहाँ पे आए, मेरे साथ आना चाहिए था ना, मैं तुमको खुद शॉपिंग करवाता, पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा पैसे की बात नहीं है, हम तो खुद यहाँ पे चिल मारने के लिए आए हैं, तो उसकी आप टेंशन मत करो। तो उसके बाद बिट्टू भैया बोलते चलो एक काम करते, कैसे आए तुम लोग? तो वो कहते हम तो वॉक करते आए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करते करते ही जाऊंगा, मेरा भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। तो बिट्टू भैया जिनके साथ में आए होते थे, रिलेटिव्स के साथ में, वो उनको कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो मैं इनके साथ जा रहा हूँ, तो आप कार लेके डायरेक्ट निकल जाइएगा और मुझे इनके साथ ही आना है। ये बोलने के बाद वो चारों लोग फिक्स करते हैं कि वो बाय वॉकिंग घर तक पहुंचेंगे। दोस्तों, मार्केट से लगा के उनके गांव तक एक सड़क पड़ती थी जो बिल्कुल सुनसान थी। उस सड़क पर वो चारों धीरे धीरे जा रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमित एक चीज नोटिस करता है कि जस्ट राइट साइड में एक खेत है और उस खेत में एक चबूतरा बना हुआ है। नॉर्मली आपने गाँव के अंदर देखा होगा, सीमेंट का एक चबूतरा टाइप कुछ बना हुआ होता है। तो उस खेत के अंदर एक गोल चबूतरा बना हुआ है और उसमें, उस चबूतरे के बिल्कुल सेंटर में एक दिया था जो जल रहा था। और उस दिए के चारों ओर उस गांव की कुछ महिलाएं हाथों में थाली लेके राउंड निकाल रही थी और इसके साथ साथ वो कुछ मंत्र भी बोल रही थी। अमित ने जैसे ही उनको देखा,
उसने फटाक से बिट्टू भैया को पूछा कि बिट्टू भैया ये क्या हो रहा है, देखो देखो उधर देखो, वो लेडीज है जो कुछ ऐसा कुछ कर रही है। बिट्टू भैया ने उसको जल्दी से शांत करवाया कि तू शांत हो जा बेटा, और अभी कुछ मत बोल, सीधा अपन घर चलते हैं, घर जाके बात करते हैं। अमित वापस उनको एक तिरछी तिरछी नजर से, किसी को देखना होता है ना, तिरछी नजर से उनको, फिर भी उसका ध्यान उधर ही जा रहा होता है कि वो औरतें कर क्या रही है आखिर में, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या होता है। और एक तरफ बिट्टू भैया ने भी डांट दिया कि घर जाके बात करेंगे, अभी बात नहीं करनी, तो वो भी उस टाइम पे थोड़ा शांत हो जाता है। ऐसा करके वो अपने घर पे पहुंचते हैं। अब घर पे पहुंचने के बाद में अमित, रोहन और सुरेश भैया, इनकी तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते। वो बिट्टू भैया के से चिपक जाते हैं पूरी तरीके से कि बिट्टू भैया बताओ बताओ आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा था। तो पहले तो बिट्टू भैया बहुत कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं कि यार ये सब मत जानो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपना शादी एंजॉय करने के लिए आए हो, शादी एंजॉय करो, वापस जाओ जयपुर जाके पढ़ो, इन सब चक्करों में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतना, उनको क्रियोसिटी होती है, वो इतना बोलते कि आखिर में हार कर बिट्टू भैया को उनको बताना ही पड़ता है। तो बिट्टू भैया बोलते ठीक है मैं तुमको बता तो रहा हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डरना मत। तो तीनों बोलते हैं कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं यार, हम किसी से डरते वरते नहीं, हम साइंस में मानते हैं और हम फालतू चीजों में यकीन भी नहीं करते, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो बिट्टू भैया उनको बोलते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले इस गांव में एक इंसिडेंट हुआ था। इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम था नंदू, और नंदू बहुत ही मतलब बुरा इंसान था, जिसमें हर किसी गांव के अंदर होता है ना एक जो लोगों से जमीन हड़प लेता है या किसी का उधार पैसा ले लेता है, वापस देता नहीं है, उनसे चुरा लेता है, लोगों को लूटना हो गया, इस तरीके के काम करता था नंदू। और जब गांव वालों से रहा नहीं गया, जब पानी सर से ऊपर चला गया, तो सब गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि अभी इसको इस गांव में टिकने ही नहीं देना है, इसको मार डालो। और सब गांव वाले आक्रोश में आकर एक दिन नंदू के घर पर हमला बोल देते हैं। और उस हमले के अंदर वो हमला इतना भयंकर होता है, इतनी हैवानियत वाला होता है कि नंदू के यहाँ से सर पे कट लग जाता है, यहाँ तक कि उसका एक पैर भी काट देते हैं, और बहुत ही तड़प तड़प के नंदू की मौत हो जाती है। वो मौत इतनी भयंकर होती है कि कोई उसको देख भी नहीं सकता। ये होने के बाद उस गांव में कुछ चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। जैसे कि कोई गांव से अगर कोई लेडीज जा रही है उस सड़क से, या कोई जेंट्स जा रहे हैं, तो उनको अजीबोगरीब उस सड़क पे चीजें दिखाई देने लग जाती थी। कभी कोई इंसान बैठा हुआ दिख जाता था, कभी कोई चलते हुए इंसान दिखता था, तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आती थी। तो गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा था। यहाँ तक कि बिट्टू भैया बताते हैं कि यहाँ तक कि अपने पड़ोसी जो विनीत अंकल है, विनीत अंकल भी एक बार अपनी बाइक लेके उस सड़क से जा रहे थे, रात के समथिंग 11 बजे के आसपास का टाइम होगा, और वहां पर वो देखते हैं कि कोई आदमी है जो पैर से लंगड़ा है, लड़खड़ाते हुए जा रहा है। तो विनीत अंकल एक हेल्प करने के इरादे से उनके पास में आते हैं, उनको बोलते हैं कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहीं आगे जाना हो तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप बैठ जाइए। तो उस आदमी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, वो बस कंटिन्यू आगे चलता रहता है। वो वापस बाइक को उनके पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि बाबा आपको कहाँ जाना है बता दो सही, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। फिर कोई जवाब नहीं आता। वो आदमी वापस थोड़ा धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ता है। और इसके बाद तीसरी बार जब वो उनको पूछता है कि बाबा आपको कहाँ जाना है बताओ तो सही, तब जाके वो बाबा यानी कि वो आदमी अपना सर विनीत अंकल की तरफ घुमाता है। और जैसे विनीत अंकल उनका चेहरा देखते हैं पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि वो वही भूत था, नंदू का ही भूत था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, यहाँ से कट लगा हुआ और ब्लड निकल रहा है, और यहाँ पे शरीर पे भी बहुत सारे निशान हैं उसके। वो इतने डर जाते उसको देख, एकदम चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बाद में जो बाइक उनके हाथ में होती है, बाइक का एक्सीलरेटर दब जाता है और एकदम से बाइक स्पीड में जाती है और झाड़ियों से टकरा के विनीत अंकल नीचे गिर जाते हैं। फिर डायरेक्ट उनकी आंख सुबह ही खुलती है और सुबह गांव के लोग भी आते हैं, देखते कि अरे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो सब उनको पूछते हैं विनीत अंकल को क्या हुआ था, तो वो उनके सारी बातें बताते कि रात को मेरे साथ ये सब हुआ और मैंने नंदू के भूत को देखा था।
अब ये सब जानने के बाद गांव वालों से बर्दाश्त नहीं होता। गांव वाले क्या करते हैं, उस गांव के अंदर एक बहुत ही जानकार एक पंडित होते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में सब पता रहता है। तो वो उनसे जाके मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कुछ इसका सॉल्यूशन कीजिए, हम आपके पास में बड़ी रिक्वेस्ट के साथ हम आपसे विनती करते हैं। तो पंडित जी वहाँ पर जाते हैं उस सड़क के पास में, और सड़क के पास जाकर वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र अपना जो भी होता है वो करते हैं। और करने के बाद में वो कहते हैं कि देखो ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के आसपास मैंने उसकी आत्मा को कैद कर दिया है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे करना ये होगा कि ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर जो इनके घर की महिलाएं हैं, यानी कि नंदू की फैमिली से जो भी इनकी घर की जो लेडीज हैं, उनको रेगुलर यहाँ पे आना पड़ेगा, एक दिया जलाना पड़ेगा, और दिया जलाने के बाद में कुछ मैं मंत्र उनको बताऊंगा, वो मंत्र उनको रिपीट करने हैं राउंड सर्कल में घूमते घूमते। तो जितने टाइम तक ये चलता रहेगा तब तक नंदू की जो आत्मा है वो शांत रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी इस गांव पे। तो फिर बिट्टू भैया उनको बोलता है कि यही वजह है जिसके कारण से वो औरतें जो हैं वो वहां पर राउंड निकाल के ऐसे कुछ मंत्र पढ़ रही थी, क्योंकि उस आत्मा को वहां पर कैद किया गया है। और ये बात सुनते ही अमित, रोहन और सुरेश भैया अंदर से तो हल्ला के थोड़ा डर जाता है, लेकिन सामने से ऐसा दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है अरे ऐसा फालतू बात है, बकवास बात है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग, अभी तक गांव के गांव वाले रहोगे। तो बिट्टू भैया ने बोलता है कि देखो ठीक है, अच्छी बात है, तुमको लगता है कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ बात नहीं, छोड़ो, अपने शादी एंजॉय करने के लिए आए, शादी एंजॉय करना, मस्ती करना, धमाल करना। 2 दिन के बाद बिट्टू भैया क्या करते हैं कि अपने कजन्स के लिए और जो उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं, उन सब के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और दोस्तों कौन सी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, पार्टी शार्टी वाली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर फुल दारू और ये सब। लेकिन अमित और जो उसका कज़न था रोहन, वो दोनों ड्रिंक नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो मांस भी नहीं खाते थे, जबकि उनकी फैमिली में चलता था। यहाँ तक कि सुरेश भैया भी जो थे वो भी मांस नहीं खाते थे, लेकिन वो ड्रिंक ज़रूर करते थे। तो उन सब के लिए ऑर्गेनाइज होता है और सब लोग वहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अमित और रोहन को तो माजा और फैंटा की बोतल दे देते हैं, वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बाकी सब लोग अच्छे से पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। और सुरेश भैया को उस दिन पता नहीं क्या होता है, फुल अपने फ्लो के अंदर वो बस पिए जा रहे, फुल टली, उनको कोई होश नहीं, इस लेवल के टल्ली। और रात को लगभग 12 बजे तक ये पार्टी चलती है। और पार्टी होने के बाद में इन तीनों का एक ही रूम था, अमित, रोहन और जो सुरेश भैया थे, तीनों एक ही रूम में सोते थे। तो सुरेश भैया रात को अमित और रोहन को बोलते हैं कि तुम दोनों सुनो मेरी एक बात। अमित बोलता है कि हाँ सुरेश भैया बोलो, क्या बात है। सुरेश भैया उनको बोलते हैं कि आज मुझे किसी भी हालत में उस लंगड़े भूत को देखना है। और जैसे ये सुनते हैं अमित और रोहन, वो दोनों हिल जाते हैं, हर कोई हिल जाएगा, क्योंकि रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो और कोई इंसान आपको बोल रहा है कि ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर ऐसी कोई एंटिटी है, हर किसी की हालत खराब हो जाएगी। तो वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सुरेश भैया अभी आपने पी रखी है, आपको चढ़ गई है, कल सुबह चले जाएंगे, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो अपने जिद पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो जाना है, मतलब जाना है, और आज किसी भी हालत में उस लंगड़े भूत को मैं देख के छोड़ूंगा। अब टेंशन बहुत टाइट हो जाती है। फिर वो अमित और रोहन थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, बोलते हैं हम नहीं लेके जाएंगे आपको। तो अब सुरेश भैया अग्रेसिव होते हैं, वो उनको धमकी देते हैं कि अगर तुम दोनों मेरे को वहां लेके नहीं गए तो जब हम जयपुर में वापस अपने रूम में जाएंगे तो मैं तुमको बहुत परेशान करूंगा। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल रखता हूँ, यहाँ तक कि जिस कोचिंग में हम जाते हैं वहां पर भी कुछ बच्चे तुमको परेशान करते हैं तो हमेशा मैं तुमको डिफेंड करता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि हमारे बीच में कुछ खराब ना हो तो तुमको मुझे वहां ले जाना पड़ेगा। अब जब ये कहने के बाद तो फिर वो भी सरेंडर कर देते हैं उनके आगे कि ठीक है चलो फिर हम चलेंगे। और अमित, रोहन और सुरेश भैया निकल पड़ते हैं रात के 1 बजे के आसपास उस सुनसान सड़क पर। जैसे जैसे वो सड़क पे आगे बढ़ रहे होते हैं, अमित और रोहन की हार्ट बीट तेज हो रही होती है। सुरेश भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो पहुंचते हैं उस खेत के पास, वो देखते हैं कि क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया है।
जहाँ पहले वो सड़क पे आ रहे थे उनको इतनी हवाएं महसूस हो रही थी, इतनी हवा चल रही थी, अब वहां पे ऐसा लग रहा था पूरी तरह से एकदम शांत है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं। वहां पे वो देखते हैं कि जो चबूतरा है उस चबूतरे के सेंटर में जो दिया रखा गया, दोस्तों बेसिकली जो दिया होता है वो छोटा दिया नहीं होता, वो बड़ा दिया होता है जिसको कांच से कवर करके रखा हुआ होता है, जिससे कोई हवा से वो बुझे नहीं। तो वो वहां पे बिल्कुल सेंटर में वो जल रहा होता है। और सुरेश भैया अपनी मस्ती में होते हैं, उनको पता नहीं क्या जमता है कि वो उस चबूतरे पे चढ़ते हैं और चबूतरे पे चढ़ने के बाद उस दिए के चारों तरफ ऐसे डांस करते करते राउंड निकालने लग जाते हैं। और ये देख के अमित और रोहन बहुत डर रहे होते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पंगे ले रहे हैं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और डांस करने के बाद अचानक से सुरेश भैया के अंदर पता नहीं क्या आता है, वो एकदम से उस दिए के पास रुक कर अचानक से गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदू, और ऐसा करके उस दिए पे फूंक मार देते हैं। फूंक मारने के बाद अचानक से अमित और रोहन को नोटिस होता है कि जो हवाएं बिल्कुल शांत थी अब वो तेज हो गई है, और उनको लगता है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो फटाफट से सुरेश भैया को बोलते हैं कि नीचे आओ, फटाफट हम चलते हैं। तो वो भी ऐसे डांस करते करते आने के मूड में, थोड़ा सा उनका पैर भी थोड़ा हल्का सा बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों उसको कवर करते हैं और कवर करके उनको नीचे उतार के दोनों अपने अपने कंधों पे लेके उसको भाग के अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है सुरेश भैया के ऊपर। जैसे वो घर पे पहुंचते हैं, अमित और रोहन सुरेश भैया को तो सुला देते हैं, लेकिन वो रात को सो नहीं पाते क्योंकि उनको पता है कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, दे डोंट नो। अगले दिन सुबह जब अमित और रोहन उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो सुरेश भैया हैं वो लंगड़ा के चल रहे हैं। तो वो रात का पूरा एनालाइज करते कि रात को क्या हुआ था, कहीं पे भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब इनके पैर में लगी हो, तो ये लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं। तो वो सुरेश भैया से पूछते हैं कि सुरेश भैया आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो, कुछ लगी है क्या, आपके पैर में चोट है क्या। तो कहते कौन लंगड़ा के चल रहा है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो एकदम सही चल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो ये बात वापस उनको हिट करती है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जब सही है तो लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं। लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और सुरेश भैया चले जाते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम में जाने के बाद कुछ ही देर में सुरेश भैया जोर से चिल्लाते हैं, और ये उनकी आवाज सुनते ही अमित और रोहन भागकर उनके बाथरूम के पास आते हैं और नॉक करते हैं कि सुरेश भैया क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन अगेन वहां से आवाज नहीं आती है। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ही दरवाजा खोलते हैं और बाहर आते हैं। तो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम सब ठीक हो, मैं कहाँ चिल्लाया। ये बात सुन के अगेन वो वापस दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर भी चलो इग्नोर करते, कोई बात नहीं, हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अमित और रोहन को अभी तक लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, अभी तक सब चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही दिन उनके घर पर खाना रखा होता है सबके लिए, बेसिकली रिलेटिव्स भी आते हैं उनके लिए और सबके लिए। तो उन खाने के अंदर मोस्टली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अमित, रोहन और सुरेश भैया ये तीनों नॉन वेज को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। यहाँ तक कि कोई खाता था तो भी वहां से उठ के चले जाते थे, इस हद तक उनको नफरत थी नॉन वेज से। तो वेज और नॉन वेज जब 2 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के लिए बनाए जा रहे थे, तो अमित और रोहन ने सुरेश भैया को बोला कि सुरेश भैया चलो अपन चलते हैं खाना खाने के लिए, मस्त आज तो गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या कुछ बना होगा। तो अचानक से सुरेश भैया को स्मेल आती है मांस की, और उन दोनों को बोलते कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ और खा के आता हूँ। अमित बोलता है कि सुरेश भैया कहाँ जा रहे हो आप खाने के लिए। तो वो कहते हैं कि उधर से मेरे को बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, तो वो मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं उधर जाऊंगा। तो रोहन बोलता है कि सुरेश भैया पागल हो गए हो क्या, आप उधर जाओगे, उधर तो आपको पता है मीट वगैरह सब बन रहा है, आप तो खाते ही नहीं हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो वही खाना है।
और ऐसा करके फटाफट से उस तरफ भाग गए। अमित और रोहन सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, देखना तो पड़ेगा क्या हो रहा है। तो चुपके से धीरे धीरे उनके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि सुरेश भैया जो है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी प्लेट के अंदर सब जो सामान था वो सब लिया हुआ है और इतनी स्पीड में वो उस चीज को खा रहे हैं जैसा उन्होंने आज तक कभी उनको खाते देखा नहीं। फुल स्पीड में बस खाए जा रहे हैं। और ये चीज उनको डरा देती है। उनको पक्का यकीन हो जाता है कि अब तो पक्का कोई ना कोई चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उस रात को अमित और रोहन और सुरेश भैया जब सो रहे होते हैं तो रात के 2-3 बजे के आसपास अमित की आंख खुलती है। अमित अपनी जगह पे जैसे ही बैठता है तो देखता है कि आसपास में सुरेश भैया कहीं पे भी नहीं है। वो रोहन को उठाता है कि रोहन उठ, सुरेश भैया नजर नहीं आ रहे, हमको उनको ढूंढना पड़ेगा। रोहन कहता है कि यार गए होंगे इधर बाथरूम या सो जाते हैं ना। अमित ने कहा देख भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग ही उनको लेके गए थे वहां पे, कुछ गड़बड़ हो गया तो घर वाले हमको फिर बोलेंगे, इसलिए उनको ढूंढना तो पड़ेगा, क्या पता उधर ही गए हो वापस। तो वापस वो उनको ढूंढते हैं, पूरे घर में सब जगह देखते हैं, कहीं मिलते नहीं है। अचानक से उनको आवाज सुनाई देती है जो बेडरूम से आ रही होती है, वो भी बिट्टू भैया के पेरेंट्स यानी कि जो हमारे दूल्हे थे उनके पेरेंट्स के बेडरूम से आवाज आ रही थी। और जैसे वो दोनों अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि एक कोई आदमी है, एक्चुअली वो सुरेश भैया ही थे, और वो तिजोरी खोल रहे हैं और तिजोरी में से जो गोल्ड है वो सोना पूरा चुरा चुरा के थैले में भर रहे हैं। ये बात कुछ दोनों को समझ में नहीं आती। उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर भी होता है सुरेश भैया के। तो दोनों उनको बोलते हैं कि सुरेश भैया ये सब आप क्या कर रहे हो। और जैसे उनकी बात सुनते हैं सुरेश भैया टर्न होते हैं उन दोनों की तरफ, और टर्न होते ही उनका जो चेहरा होता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। इस तरह से उनकी जो आंखें होती है पूरी तरीके से लाल हो जाती है, यहाँ पे पूरे वाइट स्पॉट, और इतना डरावना उनका चेहरा लगता है जैसे कि उनके अंदर कोई शैतान हो। और वो अचानक से हमला कर देते हैं उन दोनों के ऊपर। वो बड़ी मुश्किल से अमित और रोहन उनका हाथ पकड़ते हैं और जैसे तैसे करके उनको जमीन पे गिरा देते हैं, लेकिन वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। फिर वो चिल्लाते हैं दोनों और अपने घर वालों को बुलाते हैं कि मम्मी पापा चाचा जी सब आइए। और सब लोग वहां पे आके देखते हैं और सब लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर पता नहीं कहां से आ जाती है कि वो कंट्रोल ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से उसको जैसे तैसे उसके हाथ वगैरह बांध के उसको एक जगह बिठाते हैं और उसको पूछते हैं कि सुरेश सुरेश क्या हो गया तेरे को, सुरेश बता। लेकिन अब वो उनका सुरेश नहीं था। उसके अंदर से आवाज आती है, कौन सुरेश? मैं किसी सुरेश को नहीं जानता, मैं नंदू हूं, वही नंदू जिसको तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला था। तो उनके घर वाले बोलते कि तुमको तो गांव वालों ने मारा, हम लोगों ने थोड़ी मारा। तो वो कहता है हाँ गांव वालों ने मारा, लेकिन तुम लोग तो वो देख रहे थे ना, तुम लोगों ने क्या बचाया मेरे को, तुम लोगों ने बचाने तक की कोशिश नहीं की। और अब इस लड़के ने मेरी जगह पे आके मुझे परेशान करने की कोशिश की, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनते ही पूरे घर वालों के अंदर एकदम सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बात की जाए उससे या किस तरीके से उसको टैकल किया जाए। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करते कि हमारे बच्चे की शरीर में से निकल जाओ, क्या मिलेगा, लेकिन वो नहीं सुनता है। वो बस एक भयानक सी हंसी हंस रहा होता है और बस सबको घुरे जा रहा होता है। और वो बस एक ही बात बोले जा रहा है कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उनके घर वालों को कुछ भी नहीं सोचता है कि क्या करे, और उनको एक ही सॉल्यूशन नजर आता है, वो था पंडित जी। ये गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने ही इसको कैद करके रखा था, और अब वही अकेले इंसान है जो इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो रात को लगभग 3-4 बजे के आसपास वो कॉल करते हैं पंडित जी को, और पंडित जी को सब बातें बताते हैं कि ये सब हो रहा है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, वरना हो सकता है सुबह तक हमारा बच्चा बचे ही नहीं। तो पंडित जी फटाफट से उठ के उस जगह पे आते हैं, उनके घर पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो जो सुरेश होता है, सुरेश
उस पंडित को बहुत बुरी नजरों से घूर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, और थी भी दुश्मनी, क्योंकि वही एक पंडित था जिसने उसको वहां कैद करके रखा था। और वो अचानक से अपनी जगह पे उठता है और पंडित को मारने के लिए पंडित की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो घर के जो बाकी लोग होते हैं वो उसके हाथ वगैरह पकड़ के वापस उसको कंट्रोल करते, वापस बिठाते उसको, और वो कंटिन्यूसली चिल्लाए जा रहा होता है पंडित के ऊपर कि तू मरेगा, तुझे खत्म कर दूंगा मैं, तूने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। और पंडित बिल्कुल रिलैक्स खड़े होते हैं। वो उसके पास में आते हैं, अपने झोले में हाथ डालते हैं और कुछ राख वगैरह निकाल के उसको मंत्रों से स्पेल करके उसके ऊपर मार देते हैं। मारने के बाद अचानक से ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो सुरेश है वो शांत हो रहा है। और फिर पंडित जी अपने झोले में हाथ डालते हैं, धागा निकालते हैं और धागा निकालकर सुरेश के हाथ पर बांध देते हैं। और बांधने के बाद में कुछ मंत्र वगैरह और पढ़ते हैं, जिसके बाद में सुरेश धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद पंडित जी घर वालों को बोलते हैं कि देखो मैंने इसकी बॉडी में से उस चीज़ को निकाल दी है, लेकिन उस चीज़ को अभी मुझे वापस उस जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ से ये चीज़ आई है। ये कहने के बाद पंडित जी रात को 4-4:30 बजे के आसपास उनकी पूरी फैमिली के साथ उस जगह पे वापस जाते हैं। वहाँ पर वापस कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद में उस एंटिटी को वापस उस जगह पे पहुँचा देते हैं और अपने हाथ से दिया जला के रख देते हैं। उसके बाद पंडित उनको बोलते हैं कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा करने के बाद में सुरेश भैया को वापस अपने घर पे ले जाया जाता है। दोस्तों उसके बाद में जैसा पंडित ने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अब उनकी तंत्र मंत्र की शक्ति से उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे रोक दी थी। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आपके पास में भी ऐसी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू वो सब लोगों के पास में आए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं satish7star@gmail.com पर, या फिर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे satish_vansh_सुथार पर, जहां भी आप मुझे लिख करके या फिर वॉइस के रूप में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और वो सुनाऊंगा मैं अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।